नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और भारत 24 पर आप द रूबिका लियाकत शो का श्रीनगर एडिशन इस वक्त देख रहे हैं। मैं इस वक्त शिकारा में मौजूद हूँ और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त ये वो तारीख है जिसने 1,22,00,000 लोगों की जिंदगी को तब्दील कर दिया, बदल कर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला आएगा जिसमें धारा 370 और 35A को हटा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ संशय के बादल थे, लोगों के मन में खौफ था, आंखों में गुस्सा था, तरह तरह की बातें थी। लेकिन अब उस फैसले को 4 साल बीत चुके हैं और संयोग ये रहा है कि जब फैसला लिया जा रहा था तब वो खबर पड़ रही थी। फैसले के लागू होने के बाद कश्मीर की सरजमी पर थी, उसके बाद भी आई और ये सिलसिला लगातार 5 अगस्त को जारी रहा। आज एक बार फिर सरजमी कश्मीर में मौजूद हूं ये जानने के लिए कि इन 4 सालों में कुछ बदला है। जो जमीन पर दिख रहा है क्या वो जहन में भी है? जो तब्दीलियां जमीन पर आई है वो जहन और जिस्म में भी उतरी है? इसी की पड़ताल के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आ गए हैं कश्मीर में। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं, ये समझते हुए क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसके लिए हुआ। ये बदले हुए कश्मीर का सबूत है। यहाँ का नौजवान मुझे लगता है अब समझ गया है। उनके हाथों में आज लैपटॉप है, उनके हाथों में आज टेक्नोलॉजी है। ये बदलाव की कहानी का किरदार है। यहाँ का नौजवान मुझे लगता है अब समझ गया है। उनके हाथों में आज लैपटॉप है, उनके हाथों में आज टेक्नोलॉजी है। ये जन्नत की हकीकत का नजारा है। होप है नहीं कुछ, सब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं कि लोगों को पता है कि दुनिया में कैसा उल्टा हो रहा है, कैसा सीधा हो रहा है। ये सच्ची नियत की तस्दीक का फसाना है। ये हमारा कश्मीर है, हमारी शान है, ये हमारे विश्वास का नया आयाम है। लेकिन इस नए आयाम के कहानी में संघर्ष है, जान गंवाने का अध्याय है, खून खराबे का इतिहास है, सियासी नकारात्मक किरदार हैं। मतलब कश्मीर जो आज बन गया है उसके 2 हिस्से हैं। पहला जिसमें संघर्ष की वो कहानी है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए, और दूसरा जिसमें विकास की वो गाथा है जिसे देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। और कश्मीर के बदलाव की कहानी उन संघर्षों के बिना बेहद अधूरी होगी। दिन 23 जून 1953, जगह जम्मू कश्मीर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की खबर से पूरा देश सन्न था। लाखों लोग बेहद नाराज थे। देश की आजादी को अभी महज 6 साल हुए थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद ये दूसरी संदिग्ध हालात में हुई मौत थी जिसने देश में एक आंदोलन को जन्म दिया, जिसने एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जिसको अंजाम तक पहुंचाने में 66 साल का वक्त लग गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत जम्मू कश्मीर की जेल में हुई थी। मुखर्जी वो नेता थे जिन्होंने नेहरू की कश्मीर नीति से खफा होकर उनके मंत्रिमंडल को छोड़ दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का जमकर विरोध किया। वो विरोध स्तर तक था कि तब जबकि कश्मीर में एंट्री के लिए भारतीय लोगों को भी परमिट की जरूरत होती थी, तब डॉक्टर मुखर्जी ने परमिट के बिना कश्मीर में एंट्री कर ली। जाहिर सी बात है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तुरंत गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार के मुखिया थे शेख अब्दुल्ला। वो खुद जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बड़े समर्थक थे। ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा का नारा शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल नागवार गुजरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत भी जम्मू कश्मीर की धरती पर ही 23 जून 1953 को हो गई थी। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी, जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई
और जनसंघ की स्थापना के बाद से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित उनके सभी नेताओं का सबसे बड़ा एजेंडा था जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनाना। लेकिन इस रास्ते का सबसे अहम रोड़ा था आर्टिकल 370। ये वो जंजीर थी जो भारत और जम्मू कश्मीर के बीच की रेखा थी, जिसे बिना हटाए जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना मुश्किल था। यही वो कानून था जो जम्मू कश्मीर के अलगाव की आग में घी का काम करता था, क्योंकि भारत की लोकतंत्र जितनी जीवट है उसे अगर जम्मू कश्मीर में भी शुरुआत से ही लागू किया जाता तो कश्मीर का वो स्याह पक्ष नहीं दिखता जो कई दशक तक हम सबके लिए दुखती नस रहा। आर्टिकल 370 में ABC 3 खंड ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा शक्तियां देता था। इस आर्टिकल के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा को भी हक था कि वो संसद में पास कानूनों को अपने राज्य के हिसाब से बदल सकता है। इसी आर्टिकल के खंड A के कारण जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 238 लागू नहीं होता था। आर्टिकल 238 राज्यों के प्रशासनिक ढांचे के नियम तय करता है। वही आर्टिकल 370 का खंड B भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कानून बनाने के अधिकारों को कम करता था। पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी इसी आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद भी दोहराता रहा। बीजेपी और देश के लाखों लोगों का मानना था कि आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास और कानून व्यवस्था के कई काम वैसे नहीं हो पाते हैं जैसे अन्य राज्यों में होते थे। इसके साथ ही इसी प्रावधान के कारण जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, जबकि अन्य राज्यों का 5 साल का। जम्मू कश्मीर देश का इकलौता राज्य था जिसका अपना झंडा था, और ये सब बातें बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी सरकार केंद्र में आई, लेकिन तब बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा में आंकड़े नहीं थे जिसकी जरूरत धारा 370 को हटाने के लिए जरूरी थी। ऐसे में बीजेपी अपने इस सबसे बड़े वायदे को पूरा करने में असमर्थ रही। लेकिन फिर आया साल 2019। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा 303 सीटों के साथ सत्ता में आ चुकी थी। गठबंधन को मिला दे तो एनडीए का आंकड़ा 350 के पार था। राज्यसभा में भी बीजेपी और धारा 370 को हटाने के समर्थक दलों की संख्या बहुमत के पार कर चुकी थी, और इसीलिए 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। यहाँ से जम्मू कश्मीर के विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। इससे पहले जिस संघर्ष की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, उसकी नियति 1988 में कश्मीर घाटी में आतंकवाद के उस दौर में पहुंची जहां हर दिन कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाती थी। सरेआम हत्या, बमबाजी जैसी घटनाएं आम हो चली थी। कभी केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी का अपहरण होता था तो कभी कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी जाती। ये सब कश्मीर में होता रहा, लेकिन भारत सरकार का सिस्टम लाचार था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार कई मामलों में सीधा दखल नहीं दे पाती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं होता था ताकि लोकतंत्र सही तरीके से फल फूल सके। क्योंकि कुछ परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कश्मीर में अपना राज चला सके। ऐसे में उस स्याह रात का अंत हुआ 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को इस दिन के बाद विकास का भागीदार बनने का रास्ता खुल गया। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं,
वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए। आपको पता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले सालों तक कश्मीर में सिर्फ 11 परिवार ही ऐसे रहे जिनके पास पैसा पावर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 तक कश्मीर की आबादी 1,35,00,000 के लगभग है, लेकिन यहाँ के संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों पर, यहाँ की जमीनों पर, राजनीति में यही कुछ चंद परिवारों का असर रहा। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार जैसी फैमिली तो फिर भी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में थी, तो उन्हें यदा कदा जनता का जवाब भी देना होता था। विरोध में रहे हुर्रियत जैसे संगठन के नेताओं का था। इन्हीं चंद परिवारों के इर्द गिर्द घाटी की सियासत घूमती रही, लेकिन धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की आबो हवा बदल गई है। और ये जो धारा 370 हटाई गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, टूरिज्म पहले भी आता था, 90 भी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है रूबिका जी। 90 भी आते थे, अनरेस्ट में भी यहाँ पे टूरिस्ट थे। जब आप भी शायद कवरेज किए अमरनाथ यात्रा कंट्रोवर्सी में, यहाँ से कितने वापस चले गए उसका भी हमें हिसाब नहीं है। टूरिस्ट आते थे, जाते थे। हाँ, इतना है कि फ्लो इतना नहीं होता था जितना 2022 और 2023 में है। तो शायद जो मैसेज, पॉजिटिव मैसेज लोगों में गई पूरे देश में कि अब यहाँ पे वातावरण ठीक हुआ है, माहौल अच्छा है, उसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले 2 सालों से माहौल बहुत अच्छा है। कहीं पे कोई ऐसी वारदातें नहीं हुई जैसे हुआ करती थी। तो उसकी वजह से जो गेस्ट है यहाँ पे, वो बेहिचक बगैर किसी खौफ। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर थी बीडीसी चुनाव की। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी बीडीसी चुनाव ही नहीं हुए, लेकिन 2019 में जब बीडीसी चुनाव करवाए गए तो 98.29% वोटर इस चुनाव में शामिल हुए। वहीं डीडीसी चुनावों में 51.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आलम यह था कि इन चुनावों में वो लोग भी शामिल हुए जो पहले आर्टिकल 370 को हटाने के कारण तरह तरह की बयानबाजी करने लगे थे। और अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाती है, हिंदुस्तान के आईन की कसम खाती है, फिर हलफ उठाती तो हम हलफ कैसे उठाएंगे? फिर तो आपको दोबारा जम्मू कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा। भाई किन बुनियादों पे बनेगा, किन शर्तों पे बनेगा? फिर तो नई शर्तें होंगी, फिर तो नई नेगोशिएशन होगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? फिर से 1947 की तरह क्या आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को के साथ किन शर्तों पे हम मिलना भी चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे? क्योंकि शायद फिर दोबारा सोचना पड़ेगा हमें कि अगर आज आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की, तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे बिना शर्तों के? तो ये अरुण जेटली साहब को समझना चाहिए, इस बात को, इस पे गौर करना चाहिए। कोई आसान बात नहीं है। 370 भी ऐसे हम इसको खत्म कर देंगे। बर्बाद कर दी। पीएचडी उस आइडेंटिटी, उस तशख्खुस को बहाल करने के लिए लड़ रही है, जम्मू कश्मीर के तशख्खुस के लिए लड़ रही है। इसलिए मेरी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील है, ये कोशिश करेंगे माहौल बिगाड़ने की, ये कोशिश करेंगे ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की, गोली का इस्तेमाल करने की, पर खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए वोट डालिए और पीएचडी के जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, जहां जहां भी हैं, उनको कामयाब कर लिया। सेंटर का ये ख्याल था कि जो पीएचडी है ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना पीडीपी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सीपीआईएम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये तो रही लोकतंत्र की बात। जम्मू कश्मीर ने धारा 370 की बेड़ियां टूटने के बाद विकास के उन आयामों को छू लिया जिनको पहले सिर्फ सपने में देखा जाता था। जम्मू कश्मीर में 2 नए एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 15 नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं। 600 सीटें एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बढ़ाई गईं, जबकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में एक भी एम्स नहीं था। आज ही की तारीख में 4 साल पहले 370 को हटाया गया था। कश्मीर कितना बदला है? बहुत चेंज। पहले भी आते रहे आप लोग? 2 साल पहले आए थे। 2 साल में कितना बदला ये इलाका? बहुत ज़्यादा बदल चेंज हो रहा है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो रहा है अभी तो। हम बेफिक्र घूम सक रहे हैं।
सुरक्षा वाला भाव सुरक्षा वाला हमको फील आ रहा है और इतने सारे सब सोल्जर जवान खड़े हैं ना तो हम थोड़ा प्राउड भी फील कर रहे पहले हैं। तो यहाँ आना ही मुश्किल हो जाता था। बहुत मुश्किल था, 2 साल पहले हम आए थे तो थोड़ा डर डर के आए थे, अब तो बिल्कुल बिंदास है। शोभी जी कैसा बदलाव कैसा देख रहे हैं कश्मीर में? बहुत अच्छा बदलाव है, अभी सब कुछ चेंज हो गया। जैसे कि आज 370 का टूटने का 4थी साल गिरा है, तो काफ़ी बदलाव आया कश्मीर में। विकास कितना हो पा रहा है? नौकरियां लोकल लोगों को कितनी मिल पा रही हैं? काफ़ी अच्छा, मतलब अभी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी दूर हुआ है उस वजह से, और आगे और तरक्की होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आम लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाएं बिना किसी रुकावट पहुंचने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले फेज में 1,36,152 लोगों को सरकारी घर दिया गया। ये घर साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उन लोगों को दिया गया है जिनके गरीब होने पर स्थानीय ग्राम सभाओं ने मुहर लगाई थी। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,95,500 घर भारत सरकार ने यहाँ दिया। 2011 के सेंसस के आधार पर वो सूची बनी थी, एलिजिबल कौन है उसके लिए। मेरे पास कई लोग मिलने आए, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, साहब हमारा नाम तो सूची में है लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है, मकान हमारा कैसे बनेगा। सरकारी योजनाओं के साथ ही जम्मू कश्मीर में निवेश ने भी रिकॉर्ड बना लिया है। जम्मू कश्मीर में साल 2019-20 में 296 करोड़ 64 लाख रुपए का निवेश हुआ। 2020-21 में ये बढ़कर 412 करोड़ 74 लाख रुपए तक पहुंच गया। 2021-22 में निवेश थोड़ा कम हुआ, तब भी आंकड़ा 376 करोड़ 76 लाख का था। लेकिन 2022-23 में जम्मू कश्मीर में निवेश के मामले में सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ। इस साल जम्मू कश्मीर में 2,153 करोड़ रुपए का निवेश आया। यानी धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने हर मोर्चे पर विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। आज श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुल चुका है। बेसिकली अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमने कश्मीर में ये चीज़ पहली बार ही देखी है। नो डाउट आउट ऑफ कश्मीर की ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में ये चीज़ पहली बार ही हो चुकी थी। आई गेस इन आवर जनरेशन ये चीज़ हमने पहली बार देखी हुई थी कश्मीर में। सो इट वाज अ लिटिल बिट एक्साइटमेंट कि हम भी देखते कि ये मूवी दिखती कैसे है भाई कश्मीर में। कश्मीर में तो हमने कभी देखी नहीं है। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव दैट। इट वाज नाइस। आपने पहले देखी थी कभी मूवी? जी हाँ, पहले देखी थी। और अभी तो नहीं देखी। ऐसी मूवी आई नहीं, दिलीप साहब जैसी कोई मूवी आए तब तो आप देखेंगी। नहीं। तो पहले वाली टाइम में कौन सी मूवी आपने देखी थी और कौन सा साल था? याद नहीं। याद नहीं? याद नहीं। मूवी भी याद नहीं है? हाँ। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। बच्चे आते हैं? जी बिल्कुल आते के बंक कर जाते हैं? नहीं आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और लड़कियों की तादाद? वो मतलब मेरा स्कूल था वो सारा फीमेल वहाँ पे स्टाफ था, तो वहाँ पे मैक्सिमम सारी लड़कियाँ आई थी, तो अच्छी खासी एजुकेशन थी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे। रेल मार्ग से श्रीनगर पूरे भारत से जुड़ने वाला है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। जहांगीर ने क्या कहा था कश्मीर के बारे में? गर फिरदौस ज़मीयस्तो अमियस्तो अमियस्तो। यानी अगर हिंदी में कहूँ कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, और लिटरली यही है। मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि हर सैलानी एक बार ये चाहता है कि वो कश्मीर का रुख ज़रूर करे। इन खूबसूरत वादियों को एक बार अपने मन में ज़रूर समाए, इस शिकारा में ज़रूर बैठे, डल झील के किनारे वहाँ सुकून के 4 पल कदम ताल करते हुए अपने साथी के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ वक्त ज़रूर निकालें। ये जगह ही ऐसी है और यही वजह है कि कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म। लेकिन आतंकवाद, पत्थरबाजी, हड़ताल, बंद, प्रोटेस्ट, आए दिन ये जो घटनाएं होती थी, सैलानियों को अपनी जिंदगी की परवाह होने लगी। उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया, कम कर दिया, और कश्मीर की रीढ़ की हड्डी टूट गई। लोग परेशान रहने लगे। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है, आप देखिए रिकॉर्ड यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला
जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एलजी मनोज सिन्हा तो कह रहे हैं कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। महज 4 साल में किसी राज्य का काया पलट कैसे हो सकता है, ये देखना है तो कश्मीर आइए। आतंकवाद, पत्थरबाजी, फायरिंग, दहशतगर्दी के साए में घुट रहे कश्मीर में अब आजाद हवा में खुशनुमा दिन बीत रहे हैं। कुदरत की नायाब खूबसूरती अब कश्मीर के लोगों की जिंदगी को खुशगवार बना रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा वाकई बदल गई है। कश्मीर घाटी में अब ना आतंकियों का बोलबाला है और ना ही फायरिंग की गूंज। अब दिन रात कश्मीर के घरों में शांति का एहसास होता है और सड़कों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। कश्मीर सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन आतंकवादियों के खौफ के कारण सैलानी कश्मीर आने से डरते थे। कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती को देखने से महरूम हो जाते थे, लेकिन अब कश्मीर में आतंकवाद दम तोड़ चुका है। इसका असर कश्मीरियों की जिंदगी पर किस तरह पड़ा है, ये जरा डल झील के निगिन लेक वाले हिस्से में नाव चलाकर रोजी रोटी कमाने वाले से सुनिए। कैसा लग रहा है आपको? बस ठीक है, मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है। और क्या क्या आपको बदलाव दिख रहे हैं कश्मीर में? पूरा बदलाव दिख रहा है। बदलाव दिख रहा है पूरा। किस तरीके? टूरिस्ट के हिसाब से। टूरिस्ट आ रहे हैं तादाद में? बहुत सारे। बहुत, इस साल ज्यादा ही। बहुत। हम भी खुश है इस साल। हाँ हाँ, बहुत खुश है इस साल। अरे वाह। किसी इलाके में पर्यटन तभी फलता फूलता है जब वहां पर शांति हो, सुरक्षा और विश्वास का माहौल हो। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और भरोसा लौटा है और इसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में साल 2021 में 1 करोड़ 13 लाख सैलानी आए थे। यह आंकड़ा 2022 में बढ़कर 1 करोड़ 88 लाख हो गया, जिसमें 4,411 विदेशी पर्यटक थे। लेकिन इस साल यानी 2023 में जनवरी से अब तक 1 करोड़ 27 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। इस साल जितने पर्यटक आए, इनमें से 16,000 विदेशी पर्यटक हैं। जिस तरह कश्मीर में सैलानी आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर की सैर करने आ सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सैलानी आने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। श्रीनगर समेत राज्य के ज्यादातर हाउस बोट, होम स्टे के साथ होटल और स्वीट की बुकिंग फुल हो चुकी है। मई जून में तो हालात ये हो गए हैं कि कई पर्यटकों को ठहरने की भी जगह नहीं मिली। तीन दशक में कश्मीर में सैलानियों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। याकूब साहब, 370 हटने के बाद किस तरीके का माहौल आपने महसूस किया है? किस तरीके की तरक्की के रास्ते पर कश्मीर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो G20 की बैठक से लेकर 34 साल के बाद एक बड़ा जुलूस जो है मुहर्रम का, वो भी देखने को मिला है। और कौन सी नई चीजें जो हमें नहीं मालूम है और आपने अपनी आंखों से देखी? देखिए, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि हालात बहुत अच्छे रहे हैं पिछले
पिछले 2 सालों से। और जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपने भी इसकी अक्सबंदी की है, कवरेज भी किया कश्मीर में वक्तन फ़वक्तन। और यहाँ का, जहाँ मैं एक बिज़नेस ऑनर हूँ, मैं तो बिज़नेस की ही बात करूँगा। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर 2022 में जो हुजूम आया यहाँ पे टूरिज़म का, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा फुटफॉल हमको मिला है आफ्टर द 3 डिकेड्स। तो 30 सालों के बाद पहली दफ़ा हमने लास्ट ईयर 2022 में एक बहुत ही बड़ा फुटफॉल टूरिज़म का देखा। और इस बार जब मार्च में शुरुआत ही हुई थी और टूलिप गार्डन खुल गया और अनाउंस हुआ कि टूलिप गार्डन टूरिस्टों के लिए और यहाँ के लोकल्स के लिए खुला, तो दोबारा हमको मेरे ख्याल से 1947 के बाद ये पहली दफ़ा 2023 में एक रिकॉर्ड तोड़ सीजन रहा है रूबिका जी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीजन रहा है। कहाँ से लोग आए हैं? गुजरात से आए, मुंबई से आए, उत्तराखंड से आए, हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। बहुत हमारे पास रिकॉर्ड्स है। और अभी तक मार्च से लेकर अभी तक, चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर के होटल्स हो या हाउस बोट हो, सारे के सारे इस बार 2023 में सोल्ड आउट ही चल रहे थे। जिस शिकारा में इस वक्त मैं बैठी हूँ वो बशीर अहमद चला रहे हैं। सिर्फ बशीर अहमद नहीं, बशीर अहमद सरीखे बहुत से कश्मीरी, इनफैक्ट सारे कश्मीरी हैं जिन्होंने दशकों इंतज़ार किया है आज के पल के लिए, जहाँ सुकून है, शांति है, कमाई का जरिया है। यहाँ पर किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है। आप मेरे आसपास कुछ सैलानियों को शायद ना देख पाए, मैं देख पा रही हूँ, और वो सैलानी बेखौफ होकर सुरक्षा के उस एहसास के साथ यहाँ कश्मीर के हर कोने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ जितने भी अलग अलग राज्यों से सैलानी आ रहे हैं, वो हर एक कश्मीर के पन्ने को पलट कर देखना चाहते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है इकोनॉमी का पहिया घूम रहा है, और वो जब घूमता है तो कश्मीर का भी फायदा होता है और हिंदुस्तान का भी फायदा होता है। बेखौफ माहौल, दूर दराज के इलाकों पर आसान पहुंच और सुविधाओं के चलते टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी जा रहे हैं। कश्मीर घाटी की खूबसूरती देखने के लिए दूर दराज के इलाकों तक भी आसानी से पहुंच रहे हैं। कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर पर्यटन नीति 2020 बनाई है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए हर मौसम में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना और इसके साथ राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नत्था टॉप, डूडू, बसंतगढ़, दरहाल, मंडी, सुध महादेव, बशोली और मचैल सहित 75 नए पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है। इनमें 37 पर्यटन स्थल जम्मू क्षेत्र में हैं और बाकी कश्मीर घाटी में। इसी के कारण पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। एक आंकड़ा पूरा देश अब जान गया है कि पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट आया और अभी जुलाई तक 7 महीने में 1,27,00,000 टूरिस्ट आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दृष्टि से अगर मैं हिसाब लगाता हूं तो इस साल 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। अब आया तो शिकारे वाला खुश है, हाउस बोट वाला खुश है, ऑटो चलाने वाला खुश है, टैक्सी वाला खुश है, साल बेचने वाला खुश है, रेहड़ी लगाने वाला खुश है, छोटे होटल वाला खुश है, रेस्टोरेंट वाला खुश है। ये ढेर सारे लोगों की आजीविका तो अच्छे ढंग से चली रही है। हिंदुओं की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा अमरनाथ के दर्शन के लिए 2018 में केवल 2,85,000 श्रद्धालु आए थे, जबकि 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 3,43,000 हुआ। 2020 और 2021 में कोरोना के कारण ये यात्रा नहीं हुई, लेकिन 2022 में हालात सामान्य होते ही 3,65,000 सैलानी बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। इस साल अब तक 3,77,000 सैलानी अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा में अभी भी करीब 1 महीने का वक्त बचा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल अमरनाथ यात्रियों का नया रिकॉर्ड बन सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, उसी गति से लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है।
इससे स्थानीय हस्तशिल्पियों और कारीगरों का कारोबार भी बढ़ रहा है। ये जो लोग पहले से जो इतना हालत खराब था यहाँ कश्मीर में, तो बहुत सफ़र में गुजरा था कि लोगों को कोई सहारा नहीं था, बहुत मतलब मुसीबत में थे कि आपस में जो अपने जो यूनिटी होता है कि कम्युनिटी हाउस बोटों का या मतलब और कोई भी, वो उस हिसाब से मतलब काम चलाता था। तो लोगों के पास कोई जरिया नहीं था, कुछ नहीं था, सब घरों में बैठे थे। कोरोना की वजह से वो टाइम पे भी यही हालत हुआ, हर टाइम पे कि अभी लोग ये जो 2 साल हो गए, अभी यहाँ से शुरुआत हो गया, कुछ टूरिज्म आ गया कि उससे थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं अभी। आपने क्या नाम बताया? अब्दुल रशीद। हाँ, अब्दुल रशीद, आपको 370 जब हटा था तब तो बहुत खौफ रहा होगा, और अब जब 4 साल गुजर गए हैं, उस खौफ में कमी आई है कि वो खौफ एकदम ही खत्म हो गया है? नहीं, एक्चुअली अभी देखे वो लोगों के अंदर वो खौफ है नहीं कुछ। सब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं कि लोगों को पता है कि दुनिया में कैसा उल्टा हो रहा है, कैसा सीधा हो रहा है, तो वो उनको सोचना पड़ता है ना। तो हम क्या बताएंगे अभी मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो हो रहा है तो वो हम लोगों के पीछे ही चल रहे हैं। विकास और शांति के कारण केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू इलाके में भी पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां बढ़ी हैं। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी, पटनी टॉप, बासोहली, भद्रवाह, सरथल के साथ राजौरी पुंछ में भी पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए 2020 में 17,20,000 सैलानी ही आए थे, लेकिन 2021 में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55,88,000 हो गया और यही आंकड़ा 2022 में 91,25,000 हो गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार की कोशिशों से पुराने धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल 22 मार्च को करनाह सेक्टर में एलओसी के पास माता शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया था। करतारपुर कॉरिडोर की तरह केंद्र सरकार शारदा पीठ तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक गलियारा खोलने की कोशिश कर रही है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी। पेटन पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जिस कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातें और सुरक्षा के सख्त उपायों के कारण आम सैलानी भी जाने से हिचकते थे, वहां पर अब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं। इसी साल मई में श्रीनगर में G20 की पर्यटन कार्य समूह से जुड़ी बैठकें हुई थी। कश्मीर के लिहाज से ये ऐतिहासिक आयोजन रहा। कश्मीर में हालात सामान्य होने का एक फायदा ये भी हुआ कि फिल्मकार बड़ी संख्या में यहाँ शूटिंग करने आ रहे हैं। 2021 में जारी फिल्म पॉलिसी में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने के बाद राज्यों में फिल्मों, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो सॉन्ग्स की शूटिंग बढ़ी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनकी शूटिंग्स के लिए प्रोडक्शन हाउस को 400 से ज्यादा परमिशन जारी की है। नए पर्यटन स्थलों की खोज, फिल्म शूटिंग की इजाजत और बदले हुए माहौल ने जम्मू कश्मीर को टूरिज्म मैप पर टॉप पर पहुंचा दिया है। इस वक्त मैं लाल चौक पर घंटा घर क्लॉक टावर को निहार रही हूँ, क्योंकि इसने बहुत सारी खौफनाक चीजों को अपने में समाया है। ये वही लाल चौक है जहाँ पर पहले कभी बम फटा करते थे, पत्थरबाजी होती थी, यहाँ आए दिन गोलियां चलती थी, हड़ताल हुआ करती थी। लेकिन आज आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। और इसीलिए 2018 के बाद से यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, कश्मीर बदल रहा है। नया दौर, नई उमंग, नया जोश, नया जुनून, ये आज के हिंदुस्तान की पहचान है, ये आज के कश्मीर की पहचान है। जन्नत की नई तस्वीरें बुलंदी की कहानी कह रही हैं। शांति के पथ पर चलकर सपनों को फतह करने वाली इबारत कश्मीर का हर शख्स लिख रहा है।
इस नए कश्मीर में हिंदुस्तान की आन और बान तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है। कश्मीर क्या है, कश्मीर कहां है और कश्मीर कहां था, ये सब कुछ इन दो तस्वीरों में समा गया है। पहली तस्वीर जून 2019 की है। एक तरफ पत्थरबाज हैं और उनके सामने खड़े हैं सुरक्षा बल। दूसरी तस्वीर नए कश्मीर की है। ये तस्वीर एक कपल ने सोशल मीडिया पर 11 दिन पहले पोस्ट की है। रात के अंधेरे में ये कपल अकेला आराम से लाल चौक पर टहल रहा है। की जो तस्वीर है आपको लाल चौक से देखने लगती है। जो लाल चौक कभी पत्थरबाजी के लिए या कश्मीर समस्या कोट अनकोट के लिए जाना जाता था, वो लाल चौक अब बदल चुका है। आप देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इधर लेफ्ट साइड में आप देखिए काम अभी भी चल रहा है, मजदूर लगे हुए हैं और पूरा जो एक एरिया सा है इसके लाल चौक के ठीक सामने इसको डेवलप किया जा रहा है। यानी अगले साल जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये तस्वीर पूरी तरह से विकास की बयार के साथ और ज़्यादा बदल चुकी होगी। कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ कदम ताल करने लगा। आतंकवाद को पीछे छोड़कर विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार होने लगा। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। साल 2008 में कश्मीर में 708 आतंकी वारदातें हुई थीं। साल 2009 में 499 आतंकी वारदात हुई और साल 2010 में ये आंकड़ा 488 आतंकी वारदातों का था। 2018 में कश्मीर में 417 आतंकी घटनाएं हुई थी, लेकिन 370 लागू होने के बाद तस्वीर बदल गई। 2019 में 255 आतंकी वारदात हुई, 2020 में 244 और 2021 में 229 आतंकी वारदात हुई। 2022 में सिर्फ 125 आतंकी वारदात हुई और इस साल 30 जून तक सिर्फ 26 आतंकी वारदातें ही हुई। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री था और हमेशा रहेगा। 2019 से पहले पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले कश्मीर की सरकारों की बदौलत कश्मीर जन्नत से जहन्नुम सरीखा बना। लेकिन आर्टिकल 370 हटते ही कश्मीर में आतंक का खात्मा भी शुरू हुआ और कश्मीर से आतंकिस्तान और उनके आकाओं को सीधा संदेश दिया गया। साल 2018 में कश्मीर में घुसपैठ की 143 वारदात हुई। 2019 में ये आंकड़ा 138 रहा। साल 2020 में 51 बार आतंकी घुसपैठ हुई। 2021 में 34 और 2022 में 14 वारदातें हुई और इस साल 30 जून तक एक बार भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ नहीं हुई है। कश्मीर ने वो दौर भी देखा है जब बात बात पर पत्थरबाजी होती थी। ऐसा कोई शुक्रवार नहीं जाता था जब कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी ना हो, जब सुरक्षा बलों पर हमला ना हो। लेकिन नए कश्मीर में सब कुछ बदल चुका है। साल 2016 में कश्मीर में पत्थरबाजी की 2653 घटनाएं हुई थी। 2017 में पत्थरबाजी की 1412 घटनाएं हुई। 2018 में 1458 बार कश्मीर में पत्थरबाजी हुई और 5 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2020 तक कश्मीर में पत्थरबाजी की 310 घटनाएं हुई और 2020 के बाद से अब तक कश्मीर में पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई। कोई वजह नहीं कि यहाँ के हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर न बने, अच्छे इंजीनियर न बने, अच्छे प्रोफेसर न बने, अच्छे वकील न बने, अच्छे अधिकारी न बने। कोई कारण नहीं है। साथियों, बहुत सारी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल हो। लेकिन साथियों, हमें इन विदेशी ताकतों को जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहना है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद का खात्मा तेजी से हुआ। पाकिस्तान से आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग बंद हो गई और आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने ऐसा प्रहार किया कि आतंकी दुम दबाकर भाग निकले। अब कश्मीर में आलम यह है कि लश्कर और हिजबुल को कश्मीर में भेजने के लिए कमांडर तक नहीं मिलते।
2016 में कश्मीर में आतंकी वारदातों में 150 आतंकी मारे गए थे, जबकि 82 जवान शहीद हुए थे। 2017 में 80 जवान शहीद हुए और 213 आतंकी ढेर हुए। 2018 में 91 सुरक्षा बल शहीद हुए और 257 आतंकियों का खात्मा किया गया। 2019 में 80 जवान शहीद हुए, जबकि 157 आतंकी ढेर किए गए। 2020 में 62 जवान कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए और 221 आतंकवादी मारे गए। 2021 में 42 जवान शहीद हुए और 180 आतंकियों का खात्मा किया गया। साल 2022 में 172 आतंकवादी ढेर किए गए, जबकि 26 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है। वो पीओके पर अवैध कब्जा करके आतंकियों को कश्मीर में दाखिल करवाती और फिर कठपुतलियों की तरह उसे नचाती, यहाँ की आवाम को परेशान करती। ये पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री। लेकिन अब इस पर ताला लगा हुआ है, बिलबिला रहे हैं वहाँ बैठकर आतंकी। इससे पहले 370 जब नहीं हटा था तो क्या होता था? आतंकियों के यहाँ पैरोकार घूमा करते थे। इन्हीं इलाकों में वो सरकारें चलती थी जो आतंकवादियों को खत्म और आतंक को खत्म करने के नाम पर चुप्पी साध लेती थी। और ये सिलसिला जो 80 के दशक से शुरू हुआ वो 2019 जुलाई तक चलता रहा, बदस्तूर चलता रहा। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा, युवाओं को हर चीज साफ नजर आने लगी। आज यहाँ युवा के हाथ में पत्थर नहीं, यहाँ गैजेट्स है। यहाँ युवा आज काम की तलाश में घूम रहा है। उसके हाथ में किताब है, कंप्यूटर है, वो पढ़ना चाहता है और अपने इस कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ आगे लेकर जाना चाहता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में आतंकवादियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही और सेना आतंकवादियों पर काल बनकर टूट पड़ी है। अब हर जवान की शहादत का बदला 7 आतंकवादियों को मारकर लिया जाता है। 2022 में 26 जवान शहीद हुए थे और 172 आतंकी ढेर हुए थे, यानी हर जवान के बदले 6 आतंकी ढेर किए गए। 2021 में 42 जवान शहीद हुए और 180 आतंकियों को खत्म किया गया, यानी हर जवान के बदले 4 से ज्यादा आतंकवादी। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को पालता रहा, आतंकवादियों को हिंदुस्तान के अमन और शांति को खत्म करने के लिए भेजता रहा। पाकिस्तान की सरकारों ने खुद आतंक की फैक्ट्री होना कबूल भी किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी अफगानिस्तान और कश्मीर में कत्लेआम कर चुके हैं। When you talk about the militant groups, they still have about 30 to 40,000 armed people who have been trained and in some sort of a theater who fought either in Afghanistan, maybe in Kashmir. कश्मीर में आतंकवादी भेजने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की सरकारें बल्कि उनके सहयोगी चीन की सरकारें भी फंडिंग करती रहीं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहाने अरबों डॉलर भेजे गए और हमेशा की तरह इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने के लिए किया। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कश्मीर छीनने की तमाम कोशिशें की। पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तान को कभी कामयाब नहीं होने दिया। कश्मीर पर कब्जा करने की सबसे पहले कोशिश पाकिस्तान ने आजादी के ठीक बाद ही की। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत में घुसपैठ की और ये लड़ाई 1 जून 1949 को खत्म हुई। यूएन के हस्तक्षेप के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। पाकिस्तान ने 1965 में एक बार फिर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर की। 17 दिन की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। 1971 में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 13 दिन की जंग के बाद ही पाकिस्तान को समझ आ गया कि वो सीधे तरीके से जंग लड़कर कभी भी कश्मीर को हासिल नहीं कर सकता।
इसके बाद 80 के दशक से पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी भेजने शुरू किए और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर कर फिर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिशें की और 1999 में घुसपैठियों की आड़ में पाकिस्तान ने फिर करगिल युद्ध छेड़ा, लेकिन एक बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब कश्मीर नई राह पर चल रहा है। आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। 2019-20 में 5.86% छात्रों ने प्राइमरी में स्कूल छोड़ दिया था, जो 2021-22 में घटकर 4.03% रह गया। 2019-20 में अपर प्राइमरी में 5.14% छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था, जो 2021-22 में घटकर 2.99% रह गया है। सेकेंडरी में 2019-20 में 18.48% छात्रों ने स्कूल छोड़ा था, जो साल 2021-22 में घटकर 5.96% रह गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में रोजगार भी बढ़ा है। बीते 4 साल में कश्मीर में 30,000 नई नौकरियां दी गई और यह आंकड़ा देश के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से ज्यादा है। अब कश्मीर के युवा आतंकवाद के रास्ते पर नहीं बढ़ना चाहते, वो विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। वो पूरे भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर की आवाम के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। कश्मीर बहुत बदल चुका है और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, आंकड़े कह रहे हैं। और सिर्फ आंकड़े नहीं कह रहे हैं, कश्मीरी अपनी जुबानी कह रहा है। उसका दिल, उसकी आत्मा इस बात की गवाही दे रही है। ये जरूरी नहीं है कि आपने शुरू किया है और जो आपका टारगेट है आप उसे अचीव ही कर लें। शुरुआत हुई है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। इस उम्मीद के साथ आज मैं आपसे विदा ले रही हूं कि जब लौटूंगी, यानी जब 5वीं सालगिरह होगी 370 हटे इस खूबसूरत कश्मीर की, तो ये तस्वीर और बेहतरीन होगी। दिलों में जो हिंदुस्तान बसता है और हिंदुस्तान के सर पर जो कश्मीर का ताज सजता है, ये दोनों और मजबूती के साथ हिंदुस्तान को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे होंगे। मैं ये उम्मीद करती हूं और मुझे यकीन है कि ये पूरा होगा, इसलिए क्योंकि अगर नीयत आपकी अच्छी है, उसमें पारदर्शिता है, तो जनता का साथ जरूर मिलेगा और कश्मीर ऐसा करता हुआ दिख रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, मेरे कैमरा पर्सन विकास और आरिफ खान के साथ रूबिका लियाकत, कश्मीर। श्रीनगर की नेगिन लेक पे मौजूद है। यहीं पर शांति है, यहीं पर वो खूबसूरत नज़ारे हैं।